गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरीके के नए नए पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंग नए नए सोसाइटी में ग्रुप जो है वो बन रहे थे, जैसे लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। इन सब के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं किस तरीके के ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे थे जो अपने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, नेशन को बनाना चाहते थे। तो इन्हीं चीज़ों में हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स इसी तरीके से डेवलप हो रहे थे। इन्हीं पॉलिटिकल, एक तरफ तो ये सोशल चेंज चल रहे थे, दूसरी तरफ बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल चेंज भी आ रहा था। अब ये इंडस्ट्रियल चेंज क्या है, आइए इसको समझते हैं। और ये सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही थी, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। देखिए, एक तरफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हो रही थी। अब ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, इस चीज़ को हम आज अपने इसी लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या थी, ठीक। और दूसरा सोशल चेंज, और इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बनने की वजह से क्या क्या सोशल चेंज हुआ। देखिए, अब तक हमने बात की थी कि सोशल चेंज यानी थिंकिंग की बात की थी कि सोसाइटी में चेंज कैसे होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, इस पर बात करने के लिए कौन कौन से लोग थे, क्या क्या थिंकिंग थी वो। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ तो पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे उस समय पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, कि ज़्यादातर देश ऐसे थे जिसमें एम्परर्स का, किंग्स का, ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स का रूल था। तो वहाँ की पब्लिक चाहती थी कि ये मोनार्क्स, ये एम्परर्स जो हैं, इनका रूल हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो किस तरीके से होगा, इस बारे में बात हमने अभी पीछे अपने लेक्चर में कर ली थी। लिबरल्स और रेडिकल्स जैसे चाहते थे कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, पूरे यूरोप में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा था। कैसा बदलाव हो रहा था, देखिए, सारी चीज़ें उसी टाइमलाइन में चल रही हैं। मिड 1750, और आपको याद हो कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और 1750 में क्या स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ, 1750 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया। इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, अपनी बुक भी फॉलो करते जाइए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब समझ लीजिए आप। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, मैंने तब भी आपको बताया था रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन से क्या होता है, पूरे का पूरा सीज़न ही चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे अभी इस समय बरसात का मौसम है, आगे चल के क्या आएगा, फिर विंटर सीज़न आ जाएगा, विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न आ जाएगा, और अगेन फिर हमें समर सीज़न देखने को मिलेगा। ये सब क्यों होता है, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से होता है। यानी अर्थ रिवॉल्व करती है, यानी कोई चीज़ घूम जाती है, यानी बिल्कुल पलट जाती है, जो सिस्टम है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। यानी जब किसी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में पूरी तरह बहुत बड़ा कोई चेंज आता है, पूरी तरीके से घूम जाता है, बिल्कुल, यहाँ घूमने से मेरा मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाती है, तो वो, यानी अगर इस तरीके का कोई चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं क्या, रेवोल्यूशन। तो जब ये रेवोल्यूशन, अब ऐसा ही रेवोल्यूशन, अब तक जो रेवोल्यूशन था फ्रांस का वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था। कैसा था, पॉलिटिकल था, यानी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कि राजा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, कौन से कानून होने चाहिए, कौन से राइट होने चाहिए, ये सारा पॉलिटिक्स का मैटर है। ये सब राज करने की नीति, यानी कि सोसाइटी पर रूल करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए या नहीं, इन चीज़ों पर हो रहा था ये रेवोल्यूशन। लेकिन अब जिस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ वो कैसा, इंडस्ट्रियल है, यानी बदलाव होने हैं, बहुत तेज़ी से चेंज होना है। किस में चेंज होना है, इंडस्ट्री में चेंज होना है। इंडस्ट्री क्या पहले नहीं थी, जी हाँ बिल्कुल थी, लेकिन पहले चाहे भारत हो चाहे पूरी दुनिया,
1750 से पहले जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी इंडस्ट्रियल वर्क होते थे, वो कम्प्लीटली सिंपल टूल से होते थे, बहुत ही साधारण औजारों का प्रयोग करके, और ज़्यादातर चीज़ें हैंडमेड इंसान अपने हाथों से करता था। उस समय तक क्या था, फैक्ट्री सिस्टम या मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ उस समय नहीं हो रहा था। लेकिन 1750 के दौरान नई नई इन्वेंशन हुए, यानी मिड 1850 के टाइम में, मिड 18th सेंचुरी के समय में बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, जिनसे नई नई मशीनें बनी, नई नई चीज़ें बनी, नए नए टूल्स, वेपन्स बने और नई नई मशीन्स बनी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त बूम आया और सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। यानी जो प्रोडक्ट अब तक 100 लोग हाथों से मिलकर बनाते थे, तो अब 100 लोगों का काम एक मशीन अकेली खुद करने लगी थी। तो ये जो शिफ्ट था डोमेस्टिक सिस्टम से फैक्ट्री सिस्टम में कन्वर्ट होने का, सुनिए, पहले किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता था, डोमेस्टिक सिस्टम कहा जाता था, यानी रॉ मटेरियल खुद जा कर के लाना, उसको तैयार करना, और जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो अपने हाथों से लोग अपनी स्किल्स की बदौलत बनाते थे कि उनको वो काम करना आता था। सारा काम हाथों से करते थे, सिंपल टूल्स की हेल्प से करते थे, जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, स्किल्स भी ज़्यादा लगते थे, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। ये था डोमेस्टिक सिस्टम। लेकिन अब जब मशीनें आ गई तो इस तरीके का किया गया कि चाहे चीज़ों का बनाना हो, चाहे चीज़ों की पैकिंग हो, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ये सारे काम एक ही जगह होने लगे थे। यानी रॉ मटेरियल को तैयार करना, उससे नया उसकी प्रोसेसिंग का काम, और उससे जो नया फिनिश्ड गुड बनेगा वो उसको पैक करना, ये सारे काम अब एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में होने लगे थे, जिसको फैक्ट्री कहा जाता था। यानी डोमेस्टिक सिस्टम की जगह किसने ले ली, फैक्ट्री सिस्टम ने ले ली। क्यों ले ली, कैसे ले ली? क्योंकि 1750 यानी मिड 18th सेंचुरी के दौरान बहुत सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, नए नए इन्वेंशन हुए, जिनसे नई नई मशीनें बनी, और उन मशीनों ने डोमेस्टिक सिस्टम की जगह ले ली और नया फैक्ट्री सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। और ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं हुआ, इसकी शुरुआत सिर्फ इंग्लैंड से हुई, बाद में चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी, इटली या रशिया या दुनिया भर के जो भी देशों, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैल गया। इंडिया में से पहुंचने में हालांकि काफ़ी समय लगा, और इंडिया में भी ये रिवॉल्यूशन जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही यहाँ पर आया। पहली फैक्ट्रीज़ या मशीन मेड गुड्स भारत में बनाने की शुरुआत उन्होंने ही यहाँ पर की थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ा, बहुत तेज़ी से सब जगह फैक्ट्रीज़ बनने लगी। तो अब बात करते हैं कि अभी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, हम इसमें क्यों घुस गए, बताता हूँ। कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एक तरफ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव आया। बदलाव कैसे आया? जब सब जगह फैक्ट्रीज़ खुलने लगी, सब जगह क्या हुआ, फैक्ट्रीज़ खुलने लगी और प्रोडक्ट्स तेज़ी से बनने लगे। अब हर देश में कोई भी चीज़ जो पहले हाथों से प्रोड्यूस होती थी वो सिर्फ उतनी प्रोड्यूस हो पाती थी जितना के वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत थी या वहाँ के लोग कंज्यूम कर सकें। लेकिन अब फैक्ट्री सिस्टम आया, मशीनें लगीं और पावर सप्लाई से बहुत तेज़ी से काम होने लगा। तो फिर क्या हुआ, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था उसे बाहर, जहां अभी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहुंचा नहीं था, मशीन मेड गुड्स को वहां ले जा करके बेचा जाने लगा, जिससे वो देश जहां इंडस्ट्री और फैक्ट्री तेज़ी से डेवलप हुई थी, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। जब एक ने देखा कि इसने फैक्ट्री स्टार्ट की, इसको प्रॉफिट हुआ है, दूसरे ने भी फैक्ट्री स्टार्ट की, तीसरे ने भी फैक्ट्री स्टार्ट करनी शुरू की। यानी इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो डेवलप होनी शुरू हुई। एक ऐसा बिजनेस क्लास शुरू हुआ जिसमें जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती थी, उसमें वो मशीनों से काम कराते थे, बहुत ज़्यादा माल बनाते थे, यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते थे और बाहर के देशों में ले जा करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच के मोटा प्रॉफिट, अच्छा पैसा जो है वो कमाना चाहते थे। अब इस प्रॉफिट की वजह से या मशीनों की एफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोग जो रिच क्लास थी यूरोप की, उन सभी ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ओपन करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो अब डेवलप होने शुरू हुए यूरोप में। शुरुआत इंग्लैंड से हुई, फिर फ्रांस, रशिया, इन सभी जगह बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो बननी शुरू हो गई। फैक्ट्रीज़ जब बननी शुरू हुई तो सोचिए किसी एरिया में अगर कोई फैक्ट्री बनी है, वहाँ लोग काम करने जाने लगे, क्योंकि उसके लिए भी आखिरकार भले ही मशीन ने लेबर कम कर दी थी लेकिन लेबर तो थी। तो फैक्ट्रीज़ जो ओपन हुई तो इन फैक्ट्रीज़ ने क्या किया, ये लोगों को गांव से निकाल के शहरों की तरफ ले गई।
और उस समय थोड़ा बहुत नहीं, क्या हो रहा था देखते हैं, क्या क्या काम हो रहे थे उस समय। देखो, एक तो इंडस्ट्रीज़ जो थी, इंडस्ट्रीज़ वर डेवलप्ड, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन में तब तक रेलवे भी आ चुकी थी, यानी जो रेलवे है इसका भी इन्वेंशन हो चुका था, यानी जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद रेलगाड़ी चलनी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में शुरू हो गई थी। तो रेलवेज़ एक्सपेंडेड, यानी रेलवे का विस्तार जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा था, यानी बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ रेलवे लाइंस बनाना, रेल रोड्स बनाना, ये सारे काम शुरू कर दिए थे। तो रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से बढ़ रही थी, और ये केवल इंग्लैंड में नहीं सभी देशों में हो रहा था। हमारे यहाँ रेलवे जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ रेलवे गवर्नमेंट नहीं चलाती बल्कि रेलवे प्राइवेट है, यानी जैसे जो बड़े ओनर होते हैं, तो रेलवे जो है वो कैसी है, प्राइवेट कंपनीज़ की अपनी ट्रेन होती हैं, वो खुद चलाती हैं, उनके खुद के रेल रोड्स होते हैं, वो उनको चलाते हैं। इंडस्ट्रीज़ वर डेवलप्ड, रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवे का विस्तार हो रहा है, लगातार फैक्ट्री बनती जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही तो वहाँ काम करने वाले जो लोग रहते हैं वहाँ उनके लिए सेटलमेंट्स वगैरह बनाए गए, और इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ की वजह से धीरे धीरे क्या बनने शुरू हुए, शहर बनने शुरू, यानी अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। पहले शहर नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कम होते थे, लेकिन जब फैक्ट्रीज़ वगैरह बननी शुरू हुई तो शहर तेज़ी से डेवलप होने शुरू हुए। अब एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो ये कि मैंने बोला था मशीनों के आने से काम आसान हो गया। जिस काम को करने के लिए 10 आदमी लगते थे, लेकिन मशीन जो है वो 10-50 आदमियों का काम अकेले कर लेती थी, लेकिन मशीन को चलाने के लिए मुश्किल से 10-5 आदमियों की ज़रूरत होती थी। समझ में आ रहा? तो यानी पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे अगर 50 लोग मिल कर के बना रहे थे, उस प्रोडक्ट को अब केवल 10 लोग और एक मशीन मिल कर के बना रही है, यानी बाकी के जो 40 लोग हैं उनका रोज़गार, उनका काम जो है वो छिन गया। ठीक है, उनका काम जो है वो पूरी तरह क्या हुआ, छिन गया, उनके पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं बचा। यानी क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होना शुरू हो गया। एक जब इंडस्ट्रीज़ खुली तो पहले तो अच्छा लगा कि भाई नए नए शहरों का निर्माण हो रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हैंडमेड से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग मिल रही है, और जो मशीन मेड गुड्स होते थे, प्रोडक्ट्स होते थे, सस्ते भी होते थे हैंडमेड के कंपैरिजन में। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि इंसानों की जगह फैक्ट्रीज़ में किसने ले ली, अब मशीनों ने ले ली, यानी जो लोग मजदूरी करते थे, तो उससे बेरोज़गारी फैलनी शुरू हुई। जब बेरोज़गारी फैलनी शुरू हुई तो लोग काम की तलाश में क्या हुआ, बात तो वही है लेकिन काम मिलेगा कहाँ, इस फैक्ट्री में नहीं दूसरी में मिलेगा, तो लोग शहरों की तरफ भागना शुरू कर दिया कि भाई शहर जाएंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा जीवन व्यतीत होगा। लेकिन शहर जाके पता चला बोले यहाँ तो मशीनों ने जगह ले रखी है, यहाँ ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ने लगा, देखो फैक्ट्री सिस्टम का फ़ायदा तब होता जब पॉपुलेशन कम होती, लेकिन उस समय यूरोप की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ी और फैक्ट्रीज़ भी बन रही थी। फैक्ट्रीज़ बनने से वैसे तो लोगों को रोज़गार मिलता ही है, जिस एरिया में भी कोई फैक्ट्री खुलती वहाँ आसपास के लोगों को उसमें काम मिलता है, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये फ़ायदा तब होता है जब काम करने वाले लोग सीमित हों, क्या हो, लिमिटेड हो, यानी पॉपुलेशन कम हो, तो बेरोज़गारी का असर कम होगा। लेकिन पॉपुलेशन यूरोप की उस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था, फैक्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से बन रहे थे, तो लोग काम करने जाते थे शहरों में, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा काम मिलता नहीं था, क्योंकि काम करने वाले ज़रूरत होती थी। एक इंसान की अप्लाई करने वाले 10, 20, 50 हुआ करते थे। आज भी तो ऐसा ही है, एक पोस्ट होती है और उसको अप्लाई करने के लिए 10, 20, 50 लोग या इससे भी कहीं ज़्यादा लोग, हज़ारों लाखों की संख्या में भी हो जाते हैं समटाइम्स जब गवर्नमेंट जॉब होती है। तो प्राइवेट में भी यही हाल है, एक वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब तो एक को ही दी जा सकती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो क्या चीज़ क्रिएट होने लगी अब यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। जब रोज़गार ना गांव में मिला ना शहर में मिला, तो फिर करा क्या जाए, लोग कहाँ भागे, शहरों की तरफ भागे। किसकी तरफ, फैक्ट्रीज़ की तरफ भागे, क्योंकि काम तो करना था। अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, इसमें नहीं दूसरी में जाएंगे, दूसरी में नहीं तीसरी में जाएंगे, और जब अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जाना शुरू किया तो काम करने के लिए अब कौन जा रहा था, सभी जा रहे थे, चाहे वो वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, मेन हो, सभी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाने लगे। उसका कारण था कि पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ी थी यूरोप की, एकदम से केवल 1 सेंचुरी में ही पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो गई थी। इतनी तेज़ी से जब पॉपुलेशन बढ़ी, और उस समय खेती यानी एग्रीकल्चर जो है वो इतना
प्रोग्रेसिव नहीं था कि सबके लिए एग्रीकल्चर से सबकी लिवलीहुड चल सके, सबका जीवन चल सके। इसीलिए काम की तलाश में शहरों की तरफ फैक्ट्रीज़ में जाना शुरू किया। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हुआ, चाहे वो यूरोप की वुमेन हो चाहे मैन हो, यानी महिलाएं हों, बच्चे हों और आदमी यानी मैन हो, सभी फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाने लगे। अब इसका फ़ायदा किसको मिलने वाला था, यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली होगी कि इस सिचुएशन का फ़ायदा किसको मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन का। फैक्ट्री ओनर्स ने देखा कि सारी प्रॉपर्टी तो हमारे हाथ में, सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, उन पर राजा का कोई कंट्रोल नहीं था या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, बल्कि वो सारी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती थी। उसमें वो अपनी मनमानी करते थे, लोगों को जैसे चाहें वैसा पेमेंट देंगे, जैसे चाहें वैसी मजदूरी उनको देंगे, कम दें ज़्यादा दें, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड था। लेकिन जब उन्होंने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग काम करने आ रहे हैं, यानी मुझे ज़रूरत है 4 मज़दूरों की, लेकिन मेरे सामने 10 खड़े हैं और 10 काम मांग रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं। उन 10 में से कोई एक कह रहा होगा कि मैं इस काम को करने के पर डे 500 रुपीज़ लूँगा, वहीं दूसरा कहता मुझे भी काम की ज़रूरत है, मैं 450 ले लूँगा, मुझे दे दो। तीसरा बोलता है मुझे भी काम की ज़रूरत है, चलो मुझे 400 ही दे देना, 400 दे देना, मैं काम करने को तैयार हूँ। क्यों, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको पता उसके आस-पास 7-8 लोग और खड़े हैं, अगर मैं इतने ही पैसे मांगता रहा तो काम मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा वो ये सोचता है कि अगर काम नहीं मिला तो बिल्कुल खाली घूमूंगा, कम से कम एटलीस्ट 400 तो मिल ही जाएंगे, कुछ तो मिलेगा। तो काम, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी कि लोग किसी भी रेट पर काम करने को तैयार हो जाते थे, और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसने, उस समय जो प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्री ओनर थे, फैक्ट्री ओनर थे, उन्होंने मज़दूरों का हैरेसमेंट करना यानी शोषण करना शुरू कर दिया। कैसे, वेजेस, उनको मजदूरी बहुत कम दिया करते थे और उनसे कई घंटे यानी 16 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स, 18 घंटे उनसे काम कराया जाता था, और उनको पैसे बहुत ही कम दिए जाते थे, मजदूरी बहुत ही कम दी जाती थी। अब ये मज़दूर जो हैं वो अपनी मजदूरी के लिए कह भी नहीं सकते थे, वो तो कह देता कि ठीक है चले जाओ, मैं दूसरे को रख लूँगा, क्योंकि काम करने वालों की कमी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन इस समय है, किसकी, पीजेंट वगैरह की या जो बेरोज़गार लोग थे, जो आम जनता थी, उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही थी। देखिए, पहले राजा के नियम कानूनों से, उसके टैक्सेस से परेशान, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक, तो कमाने के लिए जब फैक्ट्रीज़ में गई तो वहाँ फैक्ट्री ओनर्स ने हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में मेहनत कौन करता था, मज़दूर 18 घंटे काम कर रहा है, उसे थोड़ी सी मजदूरी तो मिल रही है, लेकिन वो जो इतने ज़्यादा घंटे काम कर रहा है उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस प्रोडक्शन को बेच करके पैसा कौन कमा रहा है, फैक्ट्री ओनर। बस इसी बात का झगड़ा अब यहाँ पर होना था कि वास्तव में फैक्ट्री ओनर्स के पास जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, जो पैसा वो कमा रहे हैं, वास्तव में उसके लिए मेहनत कौन कर रहा है, मज़दूर, तो उसको भी वो मजदूरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। वो सारा जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन मज़दूरों को भी मिलना चाहिए। अगर, क्योंकि वास्तव में मेहनत करते हैं ये लोग और फ़ायदा मिलता है किसको, फैक्ट्री ओनर्स को, सारा पैसा, सारा प्रॉफिट वो खा जाते हैं। यह चीज़ जब धीरे धीरे किसमें, ये चीज़, इस चीज़ के लिए वॉइस रेज़ किसने की, लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने इसी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाई कि ये जो वर्कर्स हैं, ये जो किसान हैं या जो लेबर और मज़दूर हैं, इनको इनकी मज़दूरी अच्छे से मिलनी चाहिए, क्योंकि काम तो यही करते हैं। अच्छा, 18 घंटे उनसे काम क्यों करवाया जाता था, वो इसलिए करवाया जाता था 18 घंटे काम उनसे, क्योंकि उस समय पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में रेस लगी हुई थी, मार्केट ओपन था। एशिया वगैरह कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ जो भी थे, इंडिया वगैरह जैसे, या अफ्रीकन कंट्रीज़ या और भी दुनिया की कंट्रीज़, उनमें अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहुंचा नहीं था, तो वहाँ मशीन मेड गुड्स जो हैं वो खूब महंगे बिकते थे, क्योंकि वहाँ तो बनते ही नहीं थे। तो यहाँ जो यूरोप के जितने भी, चाहे वो रशिया हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, इन सभी के जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके यहाँ फैक्ट्रीज थी, ये सामान बना रहे थे, वहाँ बेच रहे थे, तो इन सब में आपस में बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिशन था कि जो जितनी तेज़ी से ज़्यादा माल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाएगा, बेच देगा, वो उतना ज़्यादा पैसा कमा लेगा। जो पहले लेकर के पहुंच जाएगा बाज़ार में अपना प्रोडक्ट, वो ज़्यादा पैसा कमा लेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब माना कि मशीनें थीं, लेकिन फिर भी इंसानों की ज़रूरत तो वहाँ थी ही काम करने के लिए, इसीलिए उनसे कई घंटे लगातार 18 घंटे काम करवा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ये कोशिश की जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनसे बनवाए जाते थे, और किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए।
चलिए ठीक है, काम करवा रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट उनको प्रॉपर मजदूरी तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन मजदूरी उनकी बहुत ही कम होती थी और वर्किंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा होते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वर्किंग आवर्स के साथ साथ जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब होती थी। देखिए बताता हूँ कि कंडीशन क्या थी इस समय। देखिए क्या कंडीशन थी, वर्क आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस यानी मजदूरी जो थी वो कैसी थी, वर्क आवर्स वर लॉन्ग बट वेजेस वर पुअर। देखिए वर्क आवर्स यानी काम करने का जो टाइम था, जो काम करने के घंटे थे वो ज़्यादा थे, काम ज़्यादा लंबे समय तक करना होता था, लेकिन मजदूरी बहुत ही यानी पुअर यानी बहुत ही कम मिलती थी, मजदूरी बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। और इसमें एक फैक्ट और है जो आगे बताऊंगा, इसमें जो वुमेन फैक्ट्रीज़ में काम करती थी उनकी मजदूरी भी और ज़्यादा कम होती थी, 1/3 या आई थिंक 1/2 जहाँ तक मुझे याद है होती थी। यानी कि अगर एक इंसान, एक आदमी को, एक मेल को, एक मैन को अगर मजदूरी मिल रही है 500 रुपये, तो महिलाओं को केवल वो 250 या 300 रुपये ही मिलती थी। ठीक है, इसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको पता ही है। और दूसरी समस्या क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो ये वाली कंडीशन नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आती है क्या, हाउसिंग सैनिटेशन। एक हाउसिंग की समस्या थी एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। इस चीज़ को समझ लीजिए, देखो, और इसका असर आज भी, ये प्रॉब्लम आज हम, भाई तब तो 18वीं सेंचुरी थी, आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन ये वाली समस्या आज भी मौजूद है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। देखो सबसे पहले, वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, मजदूरी कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया कि गाँव से लोग शहरों में काम करने के लिए जा रहे थे, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी, उस हिसाब से खेती या प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से हो नहीं रहा था, तो अपनी लाइफ चलाने के लिए शहरों में काम ढूंढने जाते थे। लेकिन शहरों में काम ढूंढने कोई आप अकेले थोड़ी जाते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो इसीलिए शहरों में भी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। अब चूंकि टाउन्स और शहर जो हैं वो अभी अभी नए बने थे, यानी वास्तव में टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो पहले के बने हुए थोड़ी थे, ये डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ लोगों को रहने के लिए अभी फ़िलहाल इतनी जगह ही नहीं थी, जबकि वहाँ मज़दूरों की भीड़ शहरों में बढ़ती जा रही थी। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ गई, हाउसिंग प्रॉब्लम आ गई, यानी एक छोटे से कमरे में 10-10, 20-20 लोग रहते थे। सैनिटेशन की प्रॉब्लम, यानी इतने सारे टॉयलेट्स, बाथरूम, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें उस समय के जो टाउन्स थे, जो सिटीज़ थी, उनमें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो टाउन और सिटीज़ क्या थे, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए थे जैसे आज हैं, बल्कि वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। और चाहे कितने भी डेवलप हो जाए, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती जब तक पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। आप देखें, मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ आपने देखा होगा कि एक छोटे से कमरे में, बहुत ही छोटे से कमरे में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 मज़दूर एक साथ रहते हैं। तो ये हाउसिंग प्रॉब्लम नहीं और क्या है। आप देखेंगे पूरी दुनिया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम, यानी कि जो झुग्गी बस्ती है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में है, हमारे देश में मुंबई में, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है। सबसे बड़ा स्लम पूरी दुनिया की, पूरी एशिया का सबसे बड़ा स्लम, एशिया का, ठीक है, नॉट द वर्ल्ड, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहाँ है, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती जो है वो मुंबई में है। क्यों, वहाँ सारे मजदूर वगैरह यही सारे लोग काम करते हैं। रीज़न, पूरे भारत भर से, पूरे इंडिया से, अलग अलग राज्यों से लोग नौकरी या काम की तलाश में कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं। ऐसा ही दिल्ली का हाल है, दिल्ली जाते हैं काम करने, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करने जाते हैं। तो वहाँ क्या है, जब सभी जगह से बाहर से लोग आ रहे हैं और ख़ुद मुंबई की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो वो क्या रहा है कि वहाँ उतनी तेज़ी से रहने के लिए जगह या हाउसिंग नहीं हो पा रही है। इसी वजह से लोगों ने क्या किया, स्लम बनाने, झुग्गी झोपड़ी बनानी शुरू की, उनमें रहना शुरू किया, और इस तरीके से इतना बड़ा स्लम जो है वो डेवलप हो गया। और वहाँ भी उन एक एक झोपड़ी में, एक एक घर में, एक छोटे से रूम में बहुत बहुत लोग रहते हैं, 8-8, 10-10 लोग जरा जरा से एरिया में रहते हैं। तो ये समस्या तब भी थी और आज भी है। लेकिन
लेकिन उस समय ये समस्या शुरुआत हुई थी इसकी, कि इसकी हाउसिंग की, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्या हो रहा था, टाउन्स तेज़ी से बढ़ रहे थे, तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। यहाँ ग्रो से मेरा मतलब वो डेवलप नहीं हो रहे थे, बनते जा रहे थे नए नए, मतलब जहाँ क्योंकि आए दिन फैक्ट्रीज़ खुल रही थी और वहाँ पर रहने जाने के लिए लोग लगातार जाते जा रहे थे। अब उतनी तेज़ी से बिल्डिंग, सेटलमेंट बनना, वाटर सप्लाई है, ये सारी चीज़ें उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं हो पा रही थी। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। जब वर्कर्स को तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारे इश्यूज़ थे, और इन्हीं इश्यूज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे कौन, जिनके बारे में हमने बात की थी, लिबरल्स और रेडिकल्स। कौन? लिबरल्स और रेडिकल्स। यानी ये जो प्रॉब्लम थी आम जनता की, यानी वर्कर्स की या जो कॉमन पीपल थे उनकी, ये जो सारी प्रॉब्लम थी, इन सब का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे कौन लोग? लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। लिबरल्स और मज़े की बात आपको बताऊं कि लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी ज़्यादातर फैक्ट्री ओनर या बिजनेसमैन ही थे। ज़्यादातर जो लिबरल्स थे या जो रेडिकल थे वो खुद इंडस्ट्रियल परिवार का हिस्सा थे या किसी बिजनेसमैन, किसी बड़े बिजनेस फैमिली से रिलेट करते थे। इसीलिए उनको ये बात, लेकिन उनका माइंड जो था वो पढ़ाई लिखाई की वजह से ओपन था। उनको ये चीज़ समझ में आई कि भाई ऐसा है, वास्तव में फैक्ट्री ओनर को फैक्ट्री ओनर बनाने वाला, उसको जो वो पैसा कमा रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, वो वास्तव में उसको पैसा किसकी वजह से मिलता है? इन मज़दूरों की वजह से मिलता है। काम ये करते, मेहनत ये करते हैं। तो उनका सोचना था लिबरल्स का, रेडिकल्स का, कि जब मेहनत ये करते हैं तो जो भी टोटल प्रॉफिट आता है, जो पैसा आता है, उनका कुछ पार्ट इनको मिलना चाहिए, इनको रहने की बेहतर जगह मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इनको भी मिलनी चाहिए। आखिर कमा कर तो यही देते हैं। लेकिन हो क्या रहा था उस समय कि जितने भी सोसाइटी में, उस समय यूरोपियन सोसाइटी में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर थे, सारी प्राइवेट फैक्ट्रीज थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, सब पर उन पर कब्जा था। अपनी मनमानी चलाते थे, मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी है, क्या देनी है, कैसे करना है, ये सब वो खुद अपनी मनमानी करते थे। बस इसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स आगे आए। लिबरल्स, रेडिकल्स आगे आए, उन्होंने इनका विरोध किया, लोगों को समझाया, मजदूरों को, वर्कर्स को, किसानों को समझाया। किसानों को ये समझाया कि भाई इतने समय से तुम खेती करते चले आ रहे हो, ज़मीन तुम्हारी होनी चाहिए, उस पर तुम्हारा हक होना चाहिए। मजदूरों को समझाया कि भाई काम तुम करते, मेहनत तुम करते हो, और सारा पैसा, सारा प्रॉफिट रहता है किसके पास? फैक्ट्री ओनर के पास। ये गलत है, इसका विरोध करो। तो इस तरीके से धीरे धीरे कुछ पब्लिक लिबरल्स के साथ जुड़ गई, कुछ रेडिकल के साथ जुड़ गई, और इस तरीके से रेडिकल्स और लिबरल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ धीरे धीरे बननी लोगों के सपोर्ट से शुरू हुई। आगे क्या हुआ? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई? नहीं हो पाई। इन चीज़ों को हम समझें। अब यही प्रॉब्लम हम रूस के एग्जाम्पल से समझेंगे, रशिया के एग्जाम्पल से। इन प्रॉब्लम को हम रशिया की सोसाइटी में देखेंगे, क्या वहाँ भी यही कंडीशन थी और ये कंडीशन वहाँ पर थी, तो इनका क्या सोल्यूशन निकला, या इसको चेंज करने के लिए कोई रेवोल्यूशन करना पड़ा या नहीं। ये सारी बातें हम अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक जो पढ़ाया इसको पढ़ें, समझें। कोई चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछ लें, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा।